अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं 3 इश्यूज़ पर बात करूंगा। पाकिस्तान आज एक बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बचा है, और ऐसा हादसा जिसकी बैनुल-अक़वामी किस्म की इम्प्लीकेशंस हो सकती थी। दूसरा इशू, एक मुफ्ती साहब हैं, उन पर ब्लास्फेमी के चार्जेस लग गए हैं, और इसमें हकीकत क्या है, मुहरक़ात क्या हैं। और तीसरा मामला जो है वो हिज़्बुल्लाह के हवाले से है कि आपको पता है कि जो पेजर्स एक्सप्लोड हुए हैं उनके बहुत सारे हिज़्बुल्लाह के लोग कोई शहीद भी हो गए हैं और कोई बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। तो ये क्या इसराइल ने उनको फ्राहम किए थे? ये बड़ी एक हैरान कुन किस्म की, एक दिलचस्प किस्म की इंकशाफात हैं। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं। हमारी एमनेस्टी स्कीम चल रही है और काफ़ी लोग जो हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा, अगर आपने टल्ली ऑन नहीं की तो टल्ली भी आप ज़रूर ऑन किया करें, ताकि प्रोग्राम आपके पास भागता हुआ आए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ। आपके अगर नॉलेज में हो कि आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े हादसे से बार बार बचा है। हादसा कुछ यूँ हुआ कि ज़िला सवात में मालाकंड एजेंसी, अगर आप कह लें ओवरऑल, कि उधर कोई डिप्लोमेट्स, जो मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट्स जा रहे थे। और कौन कौन से ममालिक के थे उनमें से वियतनाम के थे, इथोपिया के थे, रवांडा के थे, ज़िम्बाब्वे के थे, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, पुर्तगाल, बोस्निया, रशिया, ये उधर क्या करने जा रहे थे? हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इस्लामाबाद में, इन्होंने एक कोई प्लान किया हुआ था। इनको उधर जो सवात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इनको उधर लेकर जा रहे थे, और ये 2 दिन का प्लान था। ये जब जा रहे थे तो रास्ते में जब यानी कि उधर सवात साइड पे, यानी कि ये मालाकंड का एरिया जो है उसी में थे, तो उधर जो पुलिस की वैन है उसको रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए उस पर एक्सप्लोजन हुआ, और जिसकी वजह से कोई 4 पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, एक जो है वो शहीद हो गए। बड़े ही अफसोस की बात है, पुलिस की, फ़ौज की शहादतों को हम परवाह नहीं करते। हमारे लिए अब एक रूटीन बन चुकी है। लेकिन जो है यानी कि इससे बड़ा जो हादसा जिससे हम बच गए हैं वो ये है कि इमेजिन करें कि ये डिप्लोमेट्स जो हैं इन पर अटैक हो जाता, और उसका क्या इम्पेक्ट होता कि पाकिस्तान में 10 ममालिक के डिप्लोमेट्स वो जा रहे हैं और मिलिटेंट्स ने उन पर अटैक कर दिया है और उनको मार दिया है। अब ये है कि ये उधर क्या करने जा रहे थे? उधर ये जा रहे थे जी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने जा रहे थे जी, कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, और जो है इधर सवात में अब अमन आ गया, और इनको उधर लेकर जा रहे थे। लेकिन उससे पहले जो मिलिटेंट्स ने हमें पैगाम दिया है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। और जो पैगाम इस हादसे के ज़रिए इन डिप्लोमेट्स को मिला है, आई डोंट नो कि क्या वो अपने लोगों को कहेंगे कि उन्हें कोई टूरिज़म की मद में हमें इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि वो लोग उधर हैं, जो सफारतकार हैं वो उधर ही हैं अभी मैंगोरा में, तो अब वो वापस नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है कि उन्होंने वापस वैसे भी कल आना था, यानी कि ये 2 दिन का प्लान था। लेकिन जो पुलिस राय बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अब उस सूरत वापस जाएंगे जब हमारी सिक्योरिटी, फ़ौज की सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। हम जो है पुलिस की सिक्योरिटी में हमने वापस नहीं जाना। अब इसमें अलमिया देखें, हमारा अलमिया क्या है कि हमारा उधर केपी में सिक्योरिटी के नाम पर भी सियासत हो रही है कि जी इधर से फ़ौज को निकाल लें, उधर पुलिस जो है वो होनी चाहिए। आइडियली पुलिस होनी चाहिए, लेकिन आप पुलिस को इतना एक वेल इक्विप नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देंगे, जो उनको सहूलियात फ़राहम नहीं करेंगे, तो आपका इन्हिसार फ़ौज पर होगा। फ़ौज जो है वो बंदे मार सकती है, वो एक इलाके को वकेट करा सकती है, वो पुलिसिंग की उसकी ड्यूटी नहीं है। आपको पता है कि अब लकी मरवत में भी ये इशू चल रहा है। उधर को पुलिस वाले जो हैं वो गए और उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया, काफ़ी लोग थे पुलिस वाले, उन्होंने एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा जी कि इधर से फ़ौज को निकाला जाए। अब कहना बड़ी अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, लेकिन क्या आप जो है पुलिस आपकी इस काबिल है कि उधर उन चीज़ों को, उस एरिया को कंट्रोल कर सके? उस दौरान उनके मुज़ाकरात में उनका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया कि फ़ौज जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वापस जा रही है, लेकिन फ़ौज अभी तक उधर मौजूद है।
मैं पिछले दिनों जो डिप्टी कमिश्नर है उनका पढ़ रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी कि हम जब चाहेंगे, यानी कि जब हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम उस टाइम फ़ौज वापस भिजवाएंगे। अब जो बज़ाहिर है, यानी कि सियासी तौर पे एक बहुत बड़ा एक कारनामा किया है, मार्का मारा है, लेकिन फ़ौज उधर की उधर है। यही हाल जो है अब इधर भी है कि आपने इधर पुलिस की सिक्योरिटी फ्राहम किया और उधर एक मसला क्रिएट हो गया। ये नहीं है कि फ़ौज के होते हुए नहीं होता, लेकिन ये है यानी कि जैसे चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ के बारे में तो एक स्पेशलाइज्ड एक सिक्योरिटी सेल भी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगरचे वो भी उधर भी ज़्यादा एक पुलिस डिप्लॉयड है, उधर वो भी मामला तो हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है। हम इसको जो जी चाहे कह लें कि जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो ये नहीं देखना चाहती, वो नहीं देखना चाहती। भाई बैनुल-अक़वामी ताकतें आपको कब कहती हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम ना करें? क्या अमेरिका के दूसरे ममालिक के साथ मसाइल नहीं चल रहे? तो क्या वो अगर दूसरे उसके खिलाफ साजिश करते हैं तो अमेरिका को जाके सो जाना चाहिए कि अब जो है साजिश होगी है जी, अब जो है यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो नहीं होता ना। आपको अपनी तैयारी खुद करनी होती है। अगर दूसरे ममालिक हैं, ये जो भी हैं, हमारे यहाँ पुलिस का ये आलम है कि जो उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है केपी का, वो उनके पास जितने लोग चाहिए वो पूरे ही नहीं हैं। जो नफरी है उनको उधर से वो पुलिस वाले फ्राहम कर रहे होते हैं। अब जो है फिर साथ ये भी खबरें आ रही होती हैं जी कि वो जो हैं वो भी कोई और एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। अब ये मैं अब जो है पंजाब की बात करने लगा हूँ। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो फ़ौज ने इनको ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब जो है पुलिस उसको चला रही है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कभी आईएसआई के साथ मिलके, कभी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलके, ज़्यादातर उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशन होता है, क्योंकि सीटीडी में भी पुलिस है और जो आईबी में भी पुलिस के ज़्यादा लोग गए होते हैं, सिविलियन साइड से हैं। तो वो मिलके उन्होंने कई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। आप इधर क्यों नहीं सीटीडी को स्ट्रांग करते इधर केपी में, और पुलिस को क्यों नहीं स्ट्रांग करते? अगर जो है फ़ौजियों ने उधर ऑपरेशन किया था सवात का, तो आपको होना ये चाहिए था कि फ़ौज को कहते हैं कि जनाब थोड़ी बहुत मेहरबानी, ये पुलिस आप जो है हम इधर डिप्लाई कर रहे हैं, इसके बगैर चारा भी नहीं है, ठीक है? तो पुलिस आप डिप्लाई उसको ज़्यादा वेल इक्विप नहीं करेंगे तो ओवरऑल उस पे लोगों का एतमाद नहीं होगा, उस पे जो फॉरनर्स हैं उनका एतमाद नहीं होगा। और आज ये देखें कि जो आज वाला वाक़या है, ये जो रिमोट कंट्रोल जो बम एक्सप्लोजन वाला वाक़या है, इसने केपी को कितने साल पीछे ले गया। आपने बड़ी कोशिश कर के अपनी तरफ से हम एक बड़ा एक प्राउड अचीवमेंट बता रहे थे जी कि उधर जो है हालात बेहतर हो गए हैं। वो एक धमाके ने वो सारी जो है ना वो जो कुछ सारी कीती कतरी खुए पा देती है, ठीक है? अब जो है वो एक नए सिरे से फिर आप एक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, और यानी कि आप जो है इमेज बाद में बनाइएगा। खुदारा पुलिस को स्ट्रांग करें, उसको वेल इक्विप करें, उनको जो टेररिज्म है उससे डील करने के लिए आप सहूलतें या जो आलात हैं वो फ्राहम करें और उनकी ट्रेनिंग अच्छी करें, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ा एक हादसा था। यानी कि ये भी बड़ा हादसा है, बेचारे जो एक शहीद होने वाले हैं उनके लिए तो ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म होगी उनके घर वालों के लिए। 3 जो लोग हैं, 3-4 जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और अब जो है यानी कि मैंने आपको बताया, ये पुलिस सोर्सेज मुझे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जो है हम इस पुलिस सिक्योरिटी के साथ हमने डिप्लोमेट्स ने वापस नहीं जाना। वो एक तरह से शुक्र का कलमा पढ़ेंगे जब उन्होंने इस्लामाबाद में आना है। दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड दैट इज़ वेरी सैड। तो नाज़रीन, अब जो है हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में। मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं उनमें से आप बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। वो भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं और आए दिन वो ख़बरों में रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुतनाज़ा किस्म के बयान भी देते हैं, वो उनमें भी रहते हैं। लेकिन वो कभी अपनी जान पर खेल के या अपने आप को रिस्क लेकर नहीं, यानी कि ज़्यादातर उनका और ही किस्म के और किसी किस्म के लोगों के उन पर एतराज़ होते हैं। लेकिन अभी ये है कि उन्होंने जो कल परसों को एक अपना बयान दिया, और उस बयान को उसका कई लोगों ने बड़ा गलत मतलब निकाला है। मैं ना बयान की मेरिट चेक कर रहा हूँ और ना जो लोगों ने मतलब निकाला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि पता नहीं इस मुल्क में शायद अल्लाह ताला लोगों को माफ़ कर दे, इधर मुसलमान किसी को माफ़ नहीं करते। और अब यह है कि वो मुफ्ती साहब जो हैं वो अपनी वज़ाहतें भी जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए थ्रेट्स जो हैं बढ़ती जा रही हैं। कोई ये भी इतलात हैं कि उनके खिलाफ़ किसी जगह पर केस करा दिया गया। अब क्या अगर केस करा दिया जाए इस तरह के मामलात में, तो क्या चीज़ें हम समझते हैं कि वो कानून के मुताबिक आगे चलती हैं, वो भी नहीं होती। उधर जो है सारे लोग पहुंच जाते हैं और फिर बंदा उधर ही मार देते हैं। पुलिस वाले भी डरते हैं, और बाद का जो है पुलिस वाले जो हैं वो खुद इस अमल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके नॉलेज में होगा कि जो उधर क्वेटा में इंसिडेंट हुआ है
कि वो पुलिस के हवाले किया, उधर जो है वो पुलिस वाला जो है उसने जाके वो बुज़ुर्ग आदमी को मार दिया। और फिर आगे जो उनकी फ़ैमिली के साथ हुआ कि एक ख़ुद फैमिली ट्रॉमा से गुज़र रही होती है कि उनका एक फ़ैमिली का फ़र्द जो है वो इस इल्ज़ाम में मारा गया। और उसके बाद उसकी जो तदफ़ीन में जो मसाइल होते हैं, लोग उधर पहुंच जाते हैं, वो आके उधर उन्होंने जिस तरीके से उनको भगाया, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सानिया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उमरकोट में हुआ है, यानी कि वो उधर डॉक्टर शाहनवाज नामी को बंदा था जिसकी को फेसबुक पे वीडियो थी। अब वो बंदा कह रहा है जी कि ये मेरा अकाउंट मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये मैंने तो काफ़ी देर से इस अकाउंट को छोड़ दिया। वह खुदा रहा लोगों की वजाहत मान लिया करें, ठीक है, या कम अज़ कम यह है कि इस मामले को अदालत में जाने दें, ठीक है। उधर जाने की बजाय लोग जो हैं ख़ुद पहुंच जाते हैं। और उस केस में जो पुलिस ने 2 नंबरी की है, मैं यानी कि मैं को बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलना चाह रहा था, लेकिन यह है कि इंतहाई कमीनी हरकत की है उन्होंने, इंतहाई बुज़दिलाना हरकत की है। उसमें जो है वो ख़ुद ही वो एग्जीक्यूशनर भी बन गए और उन्होंने जिस अंदाज में उन लोगों के साथ उस लड़के को, डॉक्टर को पुलिस मुकाबले में मारा। फिर जब फैमिली को लाश दी और वो फैमिली अपनी लाश लेके उसकी वो अपने गांव में पहुंचे तो उधर लोग पहुंच गए। उधर जो एम्बुलेंस वाला बंदा है वो भी उसने कहा जी कि लाश निकालें, मैं तो इधर से निकलूं। फिर उन्होंने गाड़ी में डाली, वो उसकी लाश की जो उसके जो पाँव थे वो बाहर निकले हुए थे कार से, यानी कि वो उसमें पूरी नहीं आ रही थी। फिर जब वो उसको कब्रिस्तान लेकर गए, लोग उधर पहुंच गए। फिर उन्होंने कहीं दूर जाके सहरा में अपनी ज़मीनों में उसको दफनाने की कोशिश की, लोग उधर पहुंच गए, ठीक है। उसको लाश को जो है उस पर वो मिट्टी का तेल छिड़का, उसको आग लगा दी, कोई 50% जो है लाश जुलस की। तो कितने हम जो है ज़ालिम हो चुके हैं, यानी कि हम जो है हम किसी बंदे को कोई एक राइट टू रिप्लाई नहीं देते, हम किसी को एक शक का फ़ायदा देने को तैयार नहीं होते। हम ये समझते हैं कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम ये करें, आपकी ये ड्यूटी नहीं है। आपने कानून को हाथ में नहीं लेना होता, और ये कानून जो है ये फ़ैसला करता है। अगर आपने फ़ैसला करना है तो फिर ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जब कानून मौजूद है तो पुलिस जो है, पुलिस भी जिस तरीके से किया उसमें काफ़ी जो पुलिस वाले हैं वो उन्होंने जो मुअत्तल भी कर दिए हैं, लेकिन हैरानगी वाली बात है लोग जो हैं उनको हार पहना रहे हैं। तो ये एक अजीब किस्म का, बहुत ही डेंजरस किस्म का एक फ़िनोमेना इस मुल्क में चल पड़ा है। अब तो लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने स्कोर सेटल करने के लिए भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मैं तो जो है यानी कि मैंने वो जो मुफ्ती जो तारिक मसूद है उन्होंने क्या बात की, ना मैं उसमें जाता हूँ ना मैं उसके मेरिट में जाता हूँ। अब ये है कि लेकिन उन्होंने भी अपनी वजाहत जारी कर दी है। अब जो है दोनों तरफ लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये भी एक अलमी है कि ये मौलवी जो है यानी कि ख़ुद जब लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी वजाहत भी नहीं मानते, ठीक है। अपने केस में शायद इनको कोई इतनी गुंजाइश मिल जाए, जिस तरह मैंने आपको डॉक्टर शाहनवाज की बात बताई, उसकी वजाहत नहीं उन्होंने मानी। उसने भी कहा, उसने कहा जी कि ये मामला ये देखिएगा अदालत में जाएगा ना तो लेट दी कोर्ट डिसाइड, के कोर्ट में मैं साबित करूँगा कि ये मैंने पोस्ट जो है या जो भी था उसका जो मौक़िफ़ था, यानी कि आप कोई 4 दिन सब्र ही नहीं कर सकते। एनीवे दैट्स वेरी डेंजरस। और अब जो है नहीं कि हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हिज़्बुल्लाह के हवाले से। आपके नॉलेज में होगा, हमने पहले इस पर एक दिन प्रोग्राम भी किया था कि हिज़्बुल्लाह ने कोई 5000 पेजर मंगवाए जिसके ज़रिए टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा सकते थे। जो हिज़्बुल्लाह के लीडर हैं उनका ये कहना था कि जो फ़ोन है ये एक फ़ॉरेन एजेंट है, बल्कि इसराइल का एजेंट है, और इसराइल जो है वो जासूसी के फ़ील्ड में जो उनके पास सॉफ्टवेयर हैं पूरी दुनिया उनसे ख़रीद रही होती है। तो उसने कहा कि फ़ोन आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने पेजर इस्तेमाल करना है। तो पहले 2 दिन उनके पेजर फटे, और दूसरे दिन जब वो कोई कई जनाज़ों पे जा रहे थे, उस दिन जिनके पास वाकी टाकी थी वो फटे। ओवरऑल को 30 लोग जो हैं वो इस तरह से कोई शहीद हो गए, काफ़ी लोग जो हैं वो कोई 3000 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। एक बच्ची जो है उसने जब देखा कि पेजर जो है उसमें पहले कोई इस तरह बीप सी आई, उसको लगा कि मेरे फादर का कोई मैसेज है, वो पेजर लेके अपने फादर के पास जाने लगी, वो बेचारी जो है वो शहीद हो गई। कोई 9 साल की बच्ची थी। और इस तरह के और जो है मज़ीद वाक़यात हुए। अब जो है हिज़्बुल्लाह का एक अपना जो एक स्टाइल है, इतना सीक्रेट उनका स्ट्रक्चर होता है कि इवन बाज़ के घर वालों को भी नहीं पता होता कि हमारा बंदा जो है वो हिज़्बुल्लाह के साथ है। तो वो जिधर जिधर फटे तो हिज़्बुल्लाह जो है यानी कि उनका ओवरऑल सारा नेटवर्क जो है वो भी एक्सपोज हो गया। उसके बाद जो है अब जो इसराइल है उन्होंने उन पर अटैक करने शुरू कर दिए। हिज़्बुल्लाह जो है वो भी जवाबी तौर पे कर रहा है। तो उनको पहले उन्होंने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका तबाह किया, और अब ये किया। अब जो है यानी कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं
कि पेजर जो है वो इनको कैसे मिले और जो वाकी टाकी हैं वो कैसे मिले। वाकी टाकी की मैं बात कर लेता हूँ कि वाकी टाकी जो है यानी कि उसके ये कोई जापान की एक कंपनी है वो बनाती है। जापान की कंपनी उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं ये वाकी टाकी जो इस्तेमाल हुए हैं। और जो मॉडल इनके पास था हिजबुल्लाह के पास, उनका जापान की कंपनी का कहना था कि ये वाला मॉडल जो है ये तो हमने 2014 के बाद हमने ये बनाए नहीं है। फिर जो है जो वाकी टाकी के उनकी एजेंट थे उधर लबनान में, उन्होंने भी कहा जी कि हमसे हिजबुल्लाह ने नहीं ख़रीदे। तो लिहाजा वो एक अभी तक मिस्ट्री है। हिजबुल्लाह वाले जो हैं वो भी नहीं बता रहे, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है उनकी एक अपनी कमज़ोरी है यहाँ होती है कि वो किस तरह से एक्सपोज हो गए या किसी के हाथों में खेले यानी कि वो इस्तेमाल हो गए। अब जो दूसरा है जो पेजर के हवाले से, वो बड़ी एक इंट्रीगिंग किस्म की स्टोरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक वियतनाम की कंपनी है वो बनाते हैं। वियतनाम की कंपनी ने कहा जी कि हमने कोई जो उधर हंगरी की कंपनी है उनको अपना एक ब्रांडिंग राइट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उधर होती है। अब जब उस कंपनी को एक्सप्लोर किया गया है तो पता चला है कि वो कंपनी तो उधर एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो हंगरी में जो उसका दफ्तर दिया गया है वो दफ्तर जो है वो एक एड्रेस के लिए इस्तेमाल होता था। अब उस कंपनी की जो सीईओ है वो भी बड़ी एक मशकूक किस्म की खातून है, जिसने कोई एक न्यूक्लियर फिज़िक्स में पीएचडी की हुई है वो इटली की। इटली और हंगरी की दोनों की सिटीज़नशिप है। इसमें ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इसमें ये भी आएगा कि जो क्राइम है कितना ग्लोबल हो गया और एक बंदे के पास कितनी कितनी सिटीज़नशिप है। अच्छा, वो जो है वो पहले ये कहती है जी कि मैं जैसे कोई उसने अपने प्रोफाइल में लिखा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मैंने काम किया हुआ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। बाद में जब जर्नलिस्टों ने जाके पता किया, पता चला कि उधर तो उसने इंटर्नशिप की हुई है। फिर बाद में मज़ीद ये लगा जी कि उसने ह्यूमैनिटेरियन साइड पे काम करना शुरू हो गई। उधर भी लोगों से जिन कंपनी से उन्होंने उसको प्रोजेक्ट मिले हुए थे, जब उनसे पता किया उन्होंने कहा जी कि कोई इतनी चाहिए बीबी है को नहीं सी, वो काम शाम ठीक नहीं सी कर दी, मशकूक जैसी, हमने जो है इसको फ़ारग कर दिया था, हमने इसे प्रोजेक्ट नहीं कराया। अब ये है कि वो खातून इटली की भी है और हंगरी की भी है। हंगरी की एजेंसी जो है उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। अब ये एक अच्छा और एक जो कंपनी इसी काम में इस्तेमाल हुई है कि जिसके ज़रिए परचेज़ हुई है वो आगे उधर है बुल्गारिया में। उसका जो है जो उसका सीईओ लड़का है वो नॉर्वेजियन भी है और इंडियन भी है और उधर से बुल्गारिया से उधर से वो काम कर रहा है। तो वो कह रहा है जी कि मेरे लिए तो, वो कहता है हमारे ज़रिए तो हुई नहीं है ट्रांजैक्शन। और ये वाली जो कंपनी है जो ये हंगरी वाली है वो कह रही है जी कि हम तो एक तरह के दरमियान में एक इंटरमीडियरी किस्म का हमारा रोल था। हमारा जो है यानी कि हमने तो ऐसे ही है कि जैसे कोई फ़र्ज़ किया कि मैंने कोई अमेज़ॉन पे को ऑर्डर लेना है तो मैं कोई चाइना में किसी कंपनी को कह दूं कि आप इतना ऑर्डर बना के तो आगे ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने कहा जी हमारा तो इससे अलावा कोई रोल ही नहीं है। अब यह है कि हुआ क्या है फिर उसके हवाले से जो अमेरिकन मीडिया बता रहा है वो कह रहा है जी कि ये जो हिजबुल्लाह है इसने तो कुछ महीने पहले इस तरफ आए कि जिसमें हमने पेजर्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं या वाकी टाकी पर जाना है, लेकिन जो इसराइली एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी उनको पहले से पता चल गया था और उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। अब यह है कि उन्होंने कोई 2-3 जो एक ऑफशोर कंपनीज़ क्रिएट की जिनके ज़रिए ये सारा जो काम करते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम है उसके मुताबिक ये है कि जो कंपनी जिसके ज़रिए इन्होंने ऑर्डर दिया या इन तक ऑर्डर आया वो कंपनी जो है वो बेसिकली जो इसकी इसराइली जो हैं इनकी वो कंपनी थी और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उन्होंने कोई आम किस्म के पेजर जो हैं बाकी जगहों पर भी डिलीवर किए ताकि एक अपना प्रोफाइल भी बनाया जाए कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो उनको पता था कि इन्होंने आना है और उन्होंने कोई 2-3 कंपनीज़ बनाई हुई थी और उनकी कोई जो है ना एडवर्टाइजिंग वो भी इसी तरीके से होती थी कि जब ये कोई चेक करें तो उसमें वो 2-3 कंपनी जो हैं वो पॉप अप होती थी। तो उनका ये ख्याल था इसराइल वालों का इनमें से कोई एक कंपनी है जिसके पास जाएंगे वो हमारी कंपनी होगी। तो अल्टीमेटली जो अब शक आ रहा है सारा वो ये है कि वो जो खातून है या इनके वो जो सारा सिस्टम है वो इसराइल ने ख़ुद किया था। इन्होंने फिर जो है उनका जो रेडियो सिस्टम है उसको उसमें कोई कोडिंग जो है उसकी चेंज की ताकि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद यानी कि हम जब चाहेंगे तो वो उनको एक्सप्लोड कर लेंगे। तो ये वाला काम जो है इन्होंने इसराइल ने जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो इसराइल ने किया है। और नाज़रीन अब जो है ना क्राइम इतना ग्लोबल हो गया है और लोगों की सिटीज़नशिप जो है उसकी भी समझ नहीं लगती। मसलन आपके नॉलेज में होगा कि टेलीग्राम का जो फाउंडर है वो आजकल उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है फ्रांस में।
टेलीग्राम जो है ये एक एनक्रिप्टेड किस्म की मैसेजिंग ऐप है, जिस तरह सिग्नल है या इवन आप व्हाट्सएप कह लें। ये जो लड़का है यानी कि ये पहले ये रशियन है बेसिकली, और रशिया में एक जो उनका एक फेसबुक के इक्विवेलेंट किस्म का एक उन्होंने सोशल मीडिया बनाया था। पहले ये उसमें एक को फाउंडर था, फिर उसको लगा जी कि इसके शेयर किसी और के पास ज़्यादा जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था कि जो उधर का जो रशिया का जो अपोजिशन है यानी कि उनको ज़्यादा कवरेज नहीं देनी, तो वो उधर से निकल गया और इसने जो यूएई की सिटीज़नशिप ले ली, उसने फ़्रांस की सिटीज़नशिप ले ली। इसके अलावा उसने जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, कुछ 2 आइलैंड्स ही उनकी भी सिटीज़नशिप ली हुई है, ठीक है। और अब जो है उसको फ्रांस वालों ने पकड़ा हुआ है। वो किस चक्कर में पकड़ा, उन्होंने कहा जी कि इसमें जो कोई ड्रग माफिया है वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो बच्चों के साथ जो जिनसी जराइम में लोग मुलव्वस हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो है यानी कि वो कहता है जी कि हमने अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन ये है अब कई लोग जो हैं वो यही शक कर रहे हैं कि जो सिग्नल जो टेलीग्राम है ये एक कॉम्प्रोमाइज़्ड है, कि इसको रशिया वाले भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि ये दाइश वाले जब पाकिस्तान में एक्टिव हुए थे आज से को 5-6 साल पहले या 8 साल पहले, तो उस टाइम वो भी जो है ना वो टेलीग्राम इस्तेमाल करते थे। खैर उनका ये ख्याल था कि टेलीग्राम जो है वो रशिया का उसको समझते थे, और उनका ये ख्याल था कि CIA वाले जो हैं वो हमें मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो अब इवन जो यूक्रेन है उन्होंने अपने जो आर्म्ड सर्विसेज के लोग हैं जो उनको सबको मना कर दिया कि आपने टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उसका अलबत्ता वो फाउंडर का ये कहना है जी कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो 2014 से उधर से रशिया से निकल भी गया था। तो लिहाजा आज के दौर में ये सच और झूठ में तमीज़ करना, असली और नकली में तमीज़ करना, ये तय करना कि जो कंपनी के ज़रिए मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ ये किसकी कंपनी है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मैंने अगले दिन आपको बताया था कि किस तरह एक जो साइफ़र मशीन वाली कंपनी है जो स्विस कंपनी थी उसको CIA ने ख़रीदा हुआ था, और 30 साल बाद पता चला कि वो CIA ने ख़रीदा हुआ है। तो ओवरऑल वी आर लिविंग इन अ डेंजरस वर्ल्ड। अब जो है हिजबुल्लाह जो है इनके साथ वो इसराइल वाले हाथ कर गए हैं। अब उन्होंने पहले उनका वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको नकारा किया, उनको नर्वस किया। अब जो है उन पर वो मिज़ाइलों के ज़रिए अटैक कर रहे हैं, वो भी जवाबी अटैक कर रहे हैं। तो लेट्स सी यानी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो ओवरऑल बड़ी एक डेंजरस किस्म की सिचुएशन है। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।